कहानी की शुरुआत होती है और हमें समंदर देखने को मिलता है और इसी समंदर में हम कुछ इटालियन मछुआरों को देखते हैं जिन्हें समंदर के अंदर एक बॉडी नजर आती है और इस बॉडी को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये आदमी मर चुका है। फिर भी वो पानी में जाल फेंकते हैं और उसके बाद उस बॉडी को बाहर निकालते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जेसन बॉर्न की है। और उसके बाद इस बोट का डॉक्टर इस बॉडी के पास आता है और तब वो देखता है कि बॉर्न के पीठ पे 2 गोलियां लगी हैं और उसके बाद वो दोनों गोलियों को निकाल देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बॉर्न की बॉडी पे और वो देखता है कि शरीर के अंदर और भी कुछ है जो कि गोली नहीं है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ की स्किन काटता है और उसे अंदर एक कैप्सूल मिलता है जिसे देखने के बाद वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये चीज क्या है और तब उसे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस डिवाइस के अंदर एक बैंक अकाउंट नंबर है जो कि स्विट्जरलैंड की एक बैंक का है। डॉक्टर ये सारी चीजें देख ही रहा होता है। तभी बॉर्न को होश आ जाता है और उसके बाद वो उस डॉक्टर पे हमला कर देता है और वो उस डॉक्टर से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आया। और तब हमें पता चलता है कि बॉर्न अपनी पूरी तरीके से याददाश्त खो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है। तब डॉक्टर उसे सारी बात बताता है कि वो लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि ये लोग अभी इससे मिले हैं। और डॉक्टर ये भी कहता है कि तुम्हें 2 गोलियां लगी थी और अब तुम्हें आराम करना चाहिए। डॉक्टर के इतना कहते ही बॉर्न फिर से बेहोश हो जाता है और उसके बाद हमें CIA का ऑफिस देखने को मिलता है जो कि वर्जीनिया में होता है। तभी हम अलेक्जेंडर कॉन्क्लिन को देखते हैं और उसके पास कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि उनका मिशन फेल हो चुका है। लेकिन ये कौन से मिशन के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और उसके बाद हमें फिर से समंदर और वही बोट देखने को मिलता है जिसके अंदर बॉर्न है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉर्न अब लगभग ठीक हो चुका है और वो यहाँ पे मछुआरों की मदद कर रहा है। और इस पूरे काम के दौरान बॉर्न इस चीज को याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन बॉर्न को कुछ भी याद नहीं आता और बॉर्न की उलझनें तब बढ़ती जाती हैं जब उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो कुछ टेक्निक्स कैसे जानता है, जैसे कि वो रस्सियों को बहुत ही अलग अलग तरीके से बांध सकता है और उसके साथ साथ वो कई सारी भाषाएं भी बोल सकता है। और इसीलिए उसकी उलझनें बढ़ती जाती है कि आखिर वो कौन है और वो ये सारी चीजें कैसे जानता है। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये बोट किनारे पे पहुंचती है। उसके बाद वो डॉक्टर बॉर्न को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम स्विट्जरलैंड जाओ क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब हो सके तो वहीं मिल सकते हैं। क्योंकि बॉर्न के शरीर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकली थी उसमें एक बैंक अकाउंट का नंबर था जो बैंक स्विट्जरलैंड का था। इसीलिए बॉर्न स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ता है और वो पहुंचता है जूरिख। और उसके बाद रात हो जाती है। तब वो एक पार्क में सो जाता है। तभी 2 पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उसके बाद उससे उसका ID कार्ड मांगने लगते हैं। तब बॉर्न कहता है कि उसके पास कोई ID कार्ड नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी बॉर्न उन दोनों को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद बॉर्न को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ये कैसे किया और उसके शरीर में इतनी फुर्ती कैसे आई और वो इतने अच्छे तरीके से फाइट कैसे कर सकता है। और ये सब देखने के बाद बॉर्न घबरा जाता है और पुलिस वालों से छीनी हुई बंदूक और अपना जैकेट वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और उसके थोड़ी देर के बाद हमें फिर से CIA ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एजेंट्स निक वाना उम्बीसी की एक फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें वो कहता है कि कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमें कुछ एजेंट्स बात करते हुए नजर आते हैं जो कहते हैं कि ये फुटेज 2 दिन पहले की है और ये आदमी एक किताब लिख रहा है जो कि हमारे एजेंसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो किताब किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आनी चाहिए। और उम्बीसी ने CIA के सामने एक डिमांड रखा है कि अगर वो चाहते हैं कि ये किताब बाहर ना आए तो उन्हें इसके सारे पावर्स लौटाने पड़ेंगे। तभी हम देखते हैं CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर को जिनका नाम है वार्ड एबॉट। और एबॉट यहाँ पे कहता है कि मुझे उन सारे लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने उम्बीसी को मारने की कोशिश की। और इतना कहने के बाद एबॉट यहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो मिलता है कॉन्क्लिन से। और यहाँ पे ये दोनों बात करते हैं प्रोजेक्ट रेडस्टोन के बारे में। तब एबॉट कहता है कि क्या इस प्रोजेक्ट के लोग उम्बीसी के असैसिनेशन में भी इन्वॉल्व है। तब कॉन्क्लिन बताता है कि जिस असैसिन को उसने भेजा था उससे अब उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसकी पूरी टीम उसे 2 हफ्ते से तलाश रही है लेकिन वो अभी तक नहीं मिला।
और उसके बाद हम देखते हैं बॉर्न को, जो कि उस बैंक में पहुंच चुका है जिस बैंक का अकाउंट नंबर उसे मिला था। और बैंक में जाने के बाद बॉर्न उस अकाउंट नंबर को बताता है। उसके बाद उसे एक अलग कमरे में लेकर के जाया जाता है और उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है। और ये सब होने के बाद वो लोग बॉर्न को एक बॉक्स देते हैं और जब बॉर्न उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिसपे नाम लिखा होता है जेसन बॉर्न और उस पे इसी की तस्वीर लगी हुई होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे पेरिस का एड्रेस लिखा हुआ होता है। और उसके बाद बॉर्न जैसे ही उस बॉक्स के एक और लेयर को हटाता है, वो देखता है कि उसके नीचे बहुत सारे पैसे, एक बंदूक और उसके साथ साथ बहुत सारे पासपोर्ट्स पड़े हुए हैं। और सारे के सारे पासपोर्ट्स पे बॉर्न की तस्वीर लगी है, लेकिन उस पे नाम अलग अलग लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे पासपोर्ट अलग अलग देशों के हैं। और ये सब देखने के बाद बॉर्न समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी वो सारे पैसों और पासपोर्ट को एक लाल बैग में डालता है और उसके बाद बंदूक को वहीं पे छोड़ के उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और कमरे से बाहर आने के बाद बॉर्न एक एम्प्लॉय से पूछता है कि वो कितने समय पहले यहाँ पे आया था इस बैंक में इस बॉक्स को रखने के लिए। और ये सुनने के बाद वहाँ का एम्प्लॉय कहता है कि उसे कुछ ठीक याद नहीं, लेकिन शायद 3 हफ्ते पहले। और ये सुनने के बाद बॉर्न वहाँ से निकलने लगता है। तभी बॉर्न की नजर पड़ती है एक आदमी पे, जो कि इसे बड़ी ही शक भरी निगाहों से देख रहा होता है और वो किसी को कॉल भी कर रहा होता है। और ये सब देखने के बाद बॉर्न वहाँ से बाहर निकलता है और एक पीसीओ में जाने के बाद पेरिस कॉल करता है उसी एड्रेस पे जिस एड्रेस को उसने अपने पासपोर्ट पे देखा था। और जब वो कॉल करता है तो उसे रिटर्न में उसकी ही आवाज सुनाई पड़ती है। और ये सुनने के बाद बॉर्न फोन काट देता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ पुलिस वालों पे और बॉर्न उनसे नजरें बचा के भागने लगता है। और थोड़ी दूर आने के बाद वो देखता है कि वो पुलिस वाले अभी भी उसे घूर रहे हैं। और ये देखने के बाद बॉर्न और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद वो अपने बारे में पता लगाने के लिए पहुँचता है यूएस काउंसलेट। और जब वो एंट्री के लिए लाइन में लगा हुआ होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे। इस लड़की का नाम है मैरी क्रेस। और ये लड़की यहाँ पे काउंटर पे बैठे ऑफिसर से बहस कर रही होती है और कहती है कि उसे उसका वीजा अभी के अभी चाहिए। और बॉर्न ये सब देख ही रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कुछ पुलिस वालों को उस पर शक हो गया है। और ये देखने के बाद बॉर्न कैसे भी उनसे नजरें चुरा के भागता है वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद बॉर्न पहुँचता है मैरी के पास और देखता है कि मैरी के पास एक कार है, इसलिए वो मैरी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसकी मदद करने से मना कर देती है। तब बॉर्न उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पेरिस तक लेकर के जाओगी तो मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। और ये देखने के बाद मैरी मान जाती है और उसके बाद बॉर्न उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी हम दूसरी तरफ एजेंट कॉन्कलिन को देखते हैं, जो कि अबॉट से बात करता है और कहता है कि मैं वो सारे सबूत मिटा दूंगा जो कि ओम्बिसी के असैसिनेशन में शामिल थे। और इसीलिए वो 3 एजेंट्स को भेजता है जो कि बॉर्न को मार सके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्कलिन को पता लग गया है कि बॉर्न अभी भी जिंदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न अपने घर पेरिस पहुंच चुका है और वो जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल होता है, वहाँ की एक महिला उसे पहचान लेती है। लेकिन बॉर्न इस महिला को नहीं पहचान पाता और यहाँ तक कि उसे यहाँ आने के बाद भी कुछ भी याद नहीं आता। और घर पे आने के बाद अपने बारे में कुछ और पता करने के लिए जब वो कुछ पेपर्स देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसका शिपिंग का बिजनेस था। और उसके बाद वो जैसे ही अपने फोन का रीडायल करता है, उसके बाद वो कॉल एक होटल में लगता है। और उसके बाद जब बॉर्न अपना नाम वहाँ पे बताता है, तब वहाँ का आदमी बताता है कि इस नाम का कोई भी शख्स यहाँ पे कभी नहीं आया। और ये सुनने के बाद बॉर्न उसे एक और नाम बताता है, जो नाम होता है जॉन माइकल केन, क्योंकि बॉर्न के पास इसी नाम का एक ब्रिटिश पासपोर्ट है। और जब बॉर्न ये नाम उस आदमी को बताता है, तब वो कहता है कि केन नाम का आदमी तो 2 वीक पहले ही मर चुका है एक हाईवे एक्सीडेंट के दौरान। और बॉर्न ये सारी बातें सुन ही रहा होता है। तभी मैरी वॉशरूम से फ्रेश होके निकलती है और उसके बाद हम देखते हैं कि यह कातिल यहाँ पे बॉर्न पे हमला कर देता है। और ये कॉन्कलिन द्वारा भेजे गए 3 में से एक कातिल है, जिसका नाम है कैसल। लेकिन बॉर्न भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, इसलिए वो यहाँ पे कैसल पे भारी पड़ता है और उसके बाद वो कैसल के हाथ पैर तोड़ देता है। और उसके बाद बॉर्न उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन कैसल जानता है कि बॉर्न उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए तो। इसलिए कैसल खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता है। और उसके बाद जब ये लोग कैसल का बैग चेक करते हैं, तब इन्हें उसमें एक तस्वीर मिलती है जिसमें मैरी और बॉर्न दोनों होते हैं और इन दोनों को वांटेड करार दिया गया है।
और ये सब देखने के बाद मैरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद जेसन मैरी को लेता है और वहाँ से निकल जाता है और उसके थोड़े समय के बाद बहुत सारे पैसों को एक लॉकर में रख देता है और उसके बाद उसमें से $20,000 ला करके मैरी को दे देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो तुम अभी के अभी पुलिस के पास चली जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हालात और कितने ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसलिए चुपचाप पुलिस के पास जाओ और उन्हें सारी सच्चाई बता दो कि तुम्हारा इससे कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन मैरी पुलिस के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है उस कातिल और अपनी तस्वीर को देखने के बाद। और उसके बाद हमें फिर से CIA का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉन्कलिन को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि बॉन्ड ने कैसल को मार दिया है। और उसके बाद यहाँ की पूरी पुलिस बॉन्ड को ढूंढने लगती है और थोड़े समय के बाद उन्हें बॉन्ड की गाड़ी दिख जाती है जिसके अंदर मैरी भी बैठी हुई है। उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और उसके बाद बॉन्ड पुलिस वालों से बचते बचाते पहुँचता है एक पार्किंग के अंदर। और उसके बाद ये दोनों वहाँ पे रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होता है उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और जाते हैं एक होटल में। और उसके बाद हम फिर से ओम्बिसी को देखते हैं जिसको एक हॉस्पिटल में बुलाया गया है माइकल केन की डेड बॉडी को पहचानने के लिए। और इस डेड बॉडी को देखने के बाद ओम्बिसी कहता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद हमें फिर से कॉन्कलिन देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें सारा माजरा समझ में आता है। दरअसल ऑपरेशन ट्रेडस्टोन का असली मकसद था ओम्बिसी को मारना, क्योंकि वो CIA के बारे में कुछ ऐसा जानता है जिससे वो CIA को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए उसे मारने के लिए कॉन्कलिन ने एक गुप्त ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ट्रेडस्टोन। लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया और उसके बाद ओम्बोसी बच गया और बचने के बाद से ओम्बोसी और भी ज्यादा बौखला गया है और अब उसका मकसद है कि वो CIA को एक्सपोज करेगा। इसीलिए इन सब से तंग आने के बाद कॉन्कलिन ने ये काम एक नए असैसिन को दे दिया है जिसका नाम है प्रोफेसर। और कॉन्कलिन ने प्रोफेसर को बॉन्ड को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ बॉन्ड और मैरी को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉन्ड मैरी के बाल काट के छोटे कर रहा है और उसके साथ साथ उसके बालों का रंग भी बदल रहा है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। और इसी बीच इन दोनों की नजदीकी बढ़ती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी जाती है होटल रेजिना और उसके बाद वहाँ पे माइकल केन के बारे में सारी डिटेल निकालती है, जहाँ पे उसे एक बिल मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने काम पे लग गया है और वो ओम्बोसी को मार देता है। और जैसे ये खबर अवार्ड को पता लगती है उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो CIA में गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद वो आता है कॉन्कलिन के पास, क्योंकि इस मिशन के बारे में कॉन्कलिन के अलावा और किसी को नहीं पता। और जब अबॉट ओम्बेसी के बारे में पूछता है तब कॉन्कलिन कहता है कि मुझे लगता है कि बॉन्ड ने ही ओम्बेसी को मारा है, क्योंकि उसका मिशन ही था ओम्बेसी को मारना और वो 2 हफ्ते पहले फेल हो गया, लेकिन अब वो वापस आ गया है और अब उसने अपना काम पूरा कर दिया है और अब वो जल्दी ही हमारे पास आएगा। उसके बाद हम उसे मार देंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ हम बॉन्ड को देखते हैं जिसके हाथ में माइकल केन का बिल है और उसके बाद वो उन सारे नंबरों पे कॉल कर रहा है जिसपे माइकल केन ने कॉल किया था। और यहाँ पे उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है ASM। और उसके बाद बॉन्ड जैसे उस कंपनी में दाखिल होता है सारे लोग उसे केन समझने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक आदमी इससे नाव के बिजनेस के बारे में बात करता है और उसके बाद इसे कुछ पेपर्स देता है। और ये सब देखने के बाद बॉन्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो जेसन बॉर्न है या फिर माइकल केन। और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो पहुंचता है उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में माइकल केन की लाश होती है। और उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाने के बाद इसे पता चलता है कि यहाँ से लाश को गायब कर दिया गया है। और तभी यहाँ पे बॉन्ड को पता चलता है कि थोड़े समय पहले यहाँ पे ओम्बोसी आया था इस लाश को देखने के लिए। और उसके बाद इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बॉन्ड पहुंचता है ओम्बोसी के घर। तब उसे पता चलता है कि ओम्बोसी को भी मार दिया गया है। और उसके बाद उसे एक अखबार मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि आज से 2 सप्ताह पहले एक आदमी ने ओम्बोसी को मारने की कोशिश की थी और उसके बाद ओम्बोसी ने उसे पानी में धक्का दे करके उसके पीठ पे 2 गोलियां मारी थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि ओम्बोसी को बॉन्ड ने ही मारा है। और ये सारी चीजें देखने के बाद बॉन्ड समझ जाता है कि वो एक CIA एजेंट है और थोड़े समय पहले माइकल केन का नाम इस्तेमाल करके वही ओम्बोसी को मारने के लिए वो उस बोट पे गया था।
और जब ये मिशन फेल हो गया तब CIA वालों ने माइकल केन को मार दिया और उसके बाद अब वो लोग इसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी बॉर्न को याद नहीं आ रहा कि ये मिशन क्यों और कैसे फेल हुआ। और ये सब देखने के बाद जब बॉर्न और मैरी अपने होटल वापस जाते हैं तब उन्हें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे पुलिस वाले पहले ही पहुँच चुके हैं। और ये सब देखने के बाद मैरी और बॉर्न वहाँ से निकल जाते हैं। तब मैरी बॉर्न को कहती है कि यही सही वक्त है जब मुझे जा करके सरेंडर कर देना चाहिए। तब बॉर्न उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तुम बहुत कुछ जान चुकी हो और इसलिए अब उन्हें तुमसे खतरा है कि कहीं तुम उनका भांडा ना फोड़ दो। ये सारी बातें जानने के बाद मैरी बॉर्न को लेकर के पेरिस से बाहर निकल जाती है अपने एक दोस्त के मदद से। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि CIA वालों को पता लग गया है कि मैरी कहाँ जा रही है और उसके बाद ये लोग प्रोफेसर को भेजते हैं उन्हें मारने के लिए। और उसके बाद हम फिर मैरी और बॉर्न को देखते हैं जो कि मैरी के दोस्त के घर पे रह रहे हैं। और यहाँ पे मैरी का दोस्त कहता है कि आज सुबह से उसका कुत्ता गायब है, जबकि वो ऐसा कभी भी नहीं करता, वो घर छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाता। और बॉर्न जैसे ही इन बातों को सुनता है उसके बाद वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और उसके बाद वो सबको कहता है कि अभी के अभी सारे लोग बेसमेंट में जाओ। और उसके बाद बॉर्न एक बंदूक उठाता है और उसके बाद पास के एक ऑयल बैरल पे गोली चलाता है, जिसके बाद वहाँ पे आग लग जाती है। और बॉर्न ऐसा इसलिए करता है कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके जो उन्हें मारने के लिए आया है और तब तक बॉर्न उन्हें ढूंढ सके। और उसके बाद बॉर्न घूम ही रहा होता है, तभी प्रोफेसर उस पर गोली चलाता है और बॉर्न बच जाता है। उसके बाद बॉर्न को पता लग जाता है कि प्रोफेसर कहाँ पे है और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि बॉर्न प्रोफेसर को मार के नीचे गिरा देता है। और उसके बाद जब बॉर्न प्रोफेसर से बात करता है तब उसे पता चलता है कि प्रोफेसर भी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में था। और उसके बाद बॉर्न पूछता है कि इस ऑपरेशन में और कितने लोग थे। तब प्रोफेसर कहता है कि उन्हें हमेशा अकेला ही काम मिलता था, इसलिए उसे पता नहीं। और इतना कहने के बाद प्रोफेसर मर जाता है और उसके बाद बॉर्न की उलझनें फिर से बढ़ जाती है। और ये सब होने के बाद बॉर्न को पता लग जाता है कि CIA वाले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वो उसके पीछे ऐसे ही आते जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहता कि मैरी की जान भी खतरे में आए, इसलिए वो मैरी को सारे पैसे दे देता है और कुछ पैसे अपने पास बचा लेता है। और उसके बाद कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और ये देखने के बाद मैरी कहती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब बॉर्न कहता है कि तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि CIA वाले मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी जान खतरे में पड़े। और इतना कहने के बाद बॉर्न मैरी को भेज देता है। और मैरी के जाने के बाद बॉर्न प्रोफेसर के फोन से कॉन्कलिन को कॉल करता है और इसके कॉल करते ही कॉन्कलिन समझ जाता है कि प्रोफेसर मर चुका है। और उसके बाद वो बॉर्न को कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मैरी को लेकर के मेरे पास आ जाओ। और ये सब सुनने के बाद बॉर्न कॉन्कलिन से झूठ बोलता है और कहता है कि तुम्हारे आदमी ने मैरी को मार दिया और अगर मैं तुम्हारे पास आया तब तुम लोग मुझे भी मार दोगे। उसके बाद बॉर्न कॉन्कलिन को शाम को 5 बजे मिलने के लिए कहता है। और उसके बाद हम कॉन्कलिन और अबॉट को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबॉट इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, इसलिए वो कहता है कि इन सारे मामलों को जल्दी सुलझाओ और बॉर्न को खत्म कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्कलिन बॉर्न के बताए हुए जगह पे पहुंच गया है और दूर से बॉर्न कॉन्कलिन को देख रहा होता है। तभी बॉर्न की नजर पड़ती है कुछ ऐसे लोगों पे जिन्हें देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये लोग कॉन्कलिन के साथ हैं। और उसके बाद वो कॉन्कलिन को कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था। और इतना कहने के बाद बॉर्न कॉन्कलिन के गाड़ी के पास जाता है और उसमें एक ट्रैकर लगा देता है। और उसके बाद जब रात में कॉन्कलिन सेफ हाउस पहुंचता है तब बॉर्न भी वहां पहुंच जाता है और गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर के गाड़ियों के सारे अलार्म्स बजा देता है। और उसके बाद बॉर्न पहुंचता है कॉन्कलिन के पास और उस पर बंदूक तान के कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि मैं कौन हूँ और सारे लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद कॉन्कलिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अमेरिका सरकार के एक फेलियर एक्सपेरिमेंट हो और कुछ भी नहीं। और इतना कहने के बाद कॉन्कलिन बॉर्न से ही सवाल पूछने लगता है और कहता है कि तुम्हें एक मिशन पे भेजा गया था लेकिन तुमने उस नदी में ओम्बोसी को क्यों नहीं मारा। और ये सारी बातें सुनने के बाद बॉर्न को कुछ झलकियां याद आने लगती हैं और वो देखता है कि वो ओम्बोसी के पास उस नाव पे पहुंच गया था और उसके बाद उसने ओम्बोसी पे बंदूक भी तान दी थी और वो गोली मारने ही वाला था। तभी उसकी नजर पड़ती है ओम्बोसी के बीवी और बच्चों पे
और उसके बाद वो रुक जाता है और तभी वहाँ के गार्ड्स इस पे गोली चला देते हैं और उसके बाद ये नदी में गिर जाता है। और यहाँ पे बॉर्न ये सारी बातें कॉन्कलिन को बताता है और उसके बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम CIA को कहो कि 2 हफ्ते पहले जेसन बॉर्न मर चुका है ताकि वो लोग मेरा पीछा और ना करें। तब कॉन्कलिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रही हैं। और इन बातों को सुनने के बाद बॉर्न और भी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कॉन्कलिन को एक पंच मार के बेहोश कर देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और जाते वक्त बॉर्न की लड़ाई होती है वहाँ के सारे गार्ड से, लेकिन बॉर्न सारे ही गार्ड्स पे भारी पड़ता है और उन सबको मारने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कॉन्कलिन को एक आदमी मार देता है और ये तीसरा किलर है जिसे बॉर्न को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इस आदमी को कॉन्कलिन को मारने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि अबॉट ने कहा है, ताकि इस केस से जुड़ी हुई सारी चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि अब इस केस के लिए कॉन्कलिन सबसे बड़ा खतरा है। और उसके थोड़े समय के बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि अभी ग्रीस में रहती है और उसने अपना वहाँ पे एक बिजनेस सेटअप कर लिया है और ये उसने बॉर्न के दिए हुए पैसों से किया है। और तभी वहाँ पे बॉर्न पहुँच जाता है और वो मैरी से कहता है कि इस जगह को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।